हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपसे भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई वैसे तो मैं ही ठीक नहीं था, लेकिन ये पूछता हुआ भी मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ आज तो। खैर, ठीक है। तो हमारी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है, ठीक है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन फॉर द डेट 4 जनवरी और 5 जनवरी, ठीक है। तो भाई सीजीएल मेंस आने में ज्यादा टाइम नहीं रहा है, ठीक है। सिर्फ 12-13 दिन ही रहे हैं, है ना। और 12-13 दिन में देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं और मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि भाई इन 12-13 दिनों में आप मॉक टेस्ट दें, वो तो बहुत ही अच्छा है कि भाई एक एक रोज मॉक टेस्ट दोगे तो उससे क्या है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और जो मेन पेपर जब आएगा ना, जिस दिन मेन पेपर दोगे, तो उस दिन भी आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हम कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मॉक टेस्ट तो दो ही रोज 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 एक। लेकिन यार मॉक टेस्ट के अलावा भी मेरा सबसे बढ़िया सजेशन ये है कि यार सिर्फ मॉक टेस्ट दे के मत रह जाना भाई। आज तक अभी तक जो जो चीजें पढ़ी है ना तुमने, उन चीजों को सबको एक बार रिवाइज करो। क्योंकि भाई एक चीज मैं बताता हूँ कि भाई किसी किसी को ये लगता है कि भाई मेरे से पूरा पेपर आता था, और भाई सही में ही आता होगा उसको, है ना। लेकिन भाई जब उसने पेपर में बैठा ना वो करने, तो उसके पास क्या वो एक्सक्यूजेस निकलते हैं कि यार मेरे पास थिंग ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी पूरी। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि भाई मेरे को आता सब कुछ था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन में लगाऊं। मतलब ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज हो गया था। और कंफ्यूज कब होंगे? जब वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगी आपके मन में। ऑर्गेनाइज का मतलब आप रिवाइज करोगे तो वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी ना, कि भाई कौन सा क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो हमें उसका आंसर ये लगाना है, ठीक है। तो भाई मॉक टेस्ट के साथ साथ आप रिवीजन करो रोज रोज जितना हो सके, ठीक है। और भाई देखो, इन दिनों अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि भाई सर्दी भी अपने पीक स्तर पे चल रही है, ठीक है। यहाँ पे तो सर्दी बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है ना। तो सबसे मेन जो मोटिव रहेगा वो हमारा फॉर श्योर सीजीएल मेंस का पेपर ही है। लेकिन उससे पहले भाई अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना, क्योंकि भाई हेल्थ रहेगी अच्छी तो सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। और भाई जैसा कि आपको पता है कि यार देखो, ये 12-13 दिन ही डिसाइड करने वाले हैं कि आपकी जो 2025 में है वो लाइफ कैसी रहने वाली है। कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे होंगे, और कुछ लोग हताश होके छोड़ भी चुके होंगे, और कुछ लोग बिना किसी देरी करे 2025 की तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि 2025 जो सीजीएल प्री है उसकी डेट्स भी अनाउंस हो ही जाएंगी जून में जुलाई में, जो भी पेपर है उसका, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यार देखो भाई, प्री में जो पेपर कराने का, जो सॉल्यूशन कराने का मोटिव रहता है ना, कई बार ये रहता है कि यार कल तक बच्चों को वेट ना करना पड़े इस चीज के लिए कि भाई सॉल्यूशन आएंगे और हम देखेंगे। लेकिन यार मेंस के पेपर में पता है क्या रहता है मोटिव? मेंस के पेपर में एक मोटिव ये भी रहता है कि भाई हमें सीखना है। हमने ये भी सीखना है कि भाई कैसे पेपर को सही टाइम पे करा जाए। और भाई हमारा तो शुरू से मोटिव ये रहा है कि हम क्या करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स को हम शॉर्टेस्ट मेथड बताएंगे, और शॉर्टेस्ट मेथड के लिए ही हमारे चैनल से बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो भाई शॉर्टेस्ट मेथड का मतलब ये नहीं है कि भाई हम शॉर्टेस्ट के चक्कर में उसको गलत ही कर देंगे। भाई गलत नहीं करना है, आपको जो मेथड याद आ जाए वो करना है। लेकिन फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस कुछ ऐसे रखिए कि भाई जो हमें एंड टाइम पे पेपर पे काम आए, क्योंकि भाई पेपर में हमको दिखाना तो है ही नहीं किसी को कि भाई हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। हमसे ये मेथड भी आता था, हम ये मेथड भी कर सकते थे, लेकिन भाई हमको अल्टीमेटली करना तो वही मेथड है ना जो हमको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहना। और देखो, मैं हर बार की तरह आपको इस बार भी बता दूं कि मैं सिर्फ मैथ्स का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और मैथ्स के सॉल्यूशन के अलावा एक आध क्वेश्चन यदि रीजनिंग में हमको मिलेंगे अच्छे, तो मैं बता दूंगा वो भी, कि जैसे सेटिंग अरेंजमेंट वाला हो गया, डेटा सफिशिएंसी वाले हो गए क्वेश्चंस, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहीं पे इसी मॉक में, है ना। और मेरे को कुछ लगेगा कि भाई इंग्लिश में भी बताना चाहिए, तो मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा आपको कुछ ना कुछ। लेकिन आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, है ना। और भाई देखो, मैं पहले ही बता दूं कि यार जिसके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो ये वीडियो बिल्कुल स्किप कर देना, क्योंकि भाई अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 12-13 दिन ही रहे हैं, ठीक है, आपके पास, है ना। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। और देखो, आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, जैसे कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी नाम का एक टॉपिक बहुत अच्छे से पूछा जाता है, और मतलब 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं मेंस के पेपर में, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक अपने जो है
यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बाई इजी मेथड है ना। हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आपको लगे कि भाई ये रह गया है, ये रह गया है, तो आप मेरे को बता देना, है ना। तो अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ एज इक्वल्स टू 234 माइनस 182 प्लस में 12 है। ठीक है, तो 234 माइनस 182, 34 18, 52, 52 प्लस में 12 64, और 64 अपॉन में 8 चौक 32 64। ठीक है, तो मतलब ए की वैल्यू 1+1 2 आ रही है ना। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो 5 की पावर ए 25 अपॉन में 10,000। और भाई मतलब देखो, थोड़ा थोड़ा आप क्वेश्चंस की तरफ जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा आप अपना ध्यान ऑप्शंस की तरफ भी रखा करो। कई बार ऐसे भी रहता है कि भाई हमें क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सीधा ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा था, अरे मैंने क्यों डाल दिया, 25 अपॉन में 10,000 आ रहा था ना, तो 0.000, सॉरी, सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा मेरे पास यहाँ से क्या हुआ, क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ कोकोनट ऑयल एंड आमंड ऑयल इन ए कंटेनर हैज 56% ऑफ कोकोनट ऑयल एंड रेस्ट इज आमंड ऑयल। तो रेस्ट इज आमंड ऑयल मतलब 56 और 44% हो गया। ठीक है, इन अनोदर कंटेनर मिक्सचर हैज 40% ऑफ कोकोनट ऑयल। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे ये आमंड ऑयल कितना हो जाएगा, इसके पास 60%। ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द सेकंड कंटेनर मस्ट बी एडेड टू 480 ml ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर टू मेक द मिक्सचर ऑफ 48% ऑफ द कोकोनट ऑयल। अब मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें ये लिख रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें 56% का कोकोनट ऑयल है, दूसरे में 40% है। तो हम किस रेशियो में इनको ऐड करें, पर इसमें रेशियो ना देके उसने एग्जैक्ट क्वांटिटी बता दी हमको फर्स्ट कंटेनर में, फर्स्ट कंटेनर के 480 ml में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये निकालेंगे कि भाई हमें किस रेशियो में ऐड करना है, और हम उस रेशियो को इक्वेट कर देंगे इससे। तो भाई इसमें हमको क्या लगाना है, सीधा सीधा एलिगेशन नहीं लगा देंगे हम, एलिगेशन नहीं लगा देंगे हम। और एलिगेशन भी हमने अपनी वीडियो पे अपने यूट्यूब चैनल पे समझाया हुआ है, वहां जाके भी आप देख सकते हो यदि चाहते हो तो। बाकी मेरा सजेशन यही है कि यार देखो, बढ़िया चीजों पे ध्यान दो, है ना। एक आध क्वेश्चन आ रहा है तो भाई वो देख लो, एलिगेशन मिक्सचर का भी बहुत अच्छा टॉपिक है ना, और क्वेश्चंस को कई बार इजी भी बना देता है। ठीक है, तो हमारे पास पहले कंटेनर में 56% था और दूसरे में 40%, और हमको परिणामी मिक्सचर में कितना चाहिए, 48%, तो 8:8 हो जाएगा, और 8:8 यानी 1:1। तो मतलब हमारे पास जब फर्स्ट का इतना मिलाया है, तो हमको सेकंड का भी 480 तो चाहिए, क्योंकि 1:1 में मिलाया है उसने। ठीक है, हमने अपनी शीट्स में भी जाने कितनी क्वेश्चंस कराए होंगे, पहले हमने एक शीट भी तो डालते थे हम 25 क्वेश्चंस की, वहां से भी आपने देखा होगा कई बार, तो हमारे साथ जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 5280 एंड इट्स रेडियस ऑफ बेस इज 35, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर चाहिए हमको, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और यहाँ से 2 पाई आर एच दिया हुआ है मेरे को, 2 पाई आर एच दिया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आर स्क्वायर का गुणा कर दूंगा, मतलब यहाँ पे, अच्छा मैं पाई आर एच की वैल्यू निकालता हूँ पहले। तो पाई आर एच की वैल्यू मतलब मेरे पास 2640 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 35 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास यही तो बन रहा है, ये पाई आर स्क्वायर एच। भाई इतना आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, बाकी आपको सीधा सीधा दिख गया होगा कि भाई यहाँ से सीधा 7 का मल्टीपल आ रहा है मेरे पास ऑप्शन, और 7 का मल्टीपल आप चेक करो, देखो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 बच गया, 228, 7 पिया 21, 1 बच गया, 7 तो नहीं जा रहा है ये। ठीक है, 7 एकम 7, 224, 32 7 224 होता है। ठीक है, और 7 एकम 7, 226 में नहीं जा रहा, 7 एकम 7, 222 में भी नहीं जाएगा, तो हमारे पास यही ऑप्शन तो आ रहा है 52,400। और जिसको सॉल्व करना है तो वो ये टेक्निक अपना लेना और कर लेना, 2640 का गुणा 35 से कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा मेरे पास यहाँ से क्या क्वेश्चन है, पवन एंड सोनू एंटर्ड ए पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1/3 रेशियो 2/5। तो मतलब मैं इसको सिंपलेस्ट, जो सिंपल रेशियो में कर लेता हूँ बिल्कुल, तो 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5:6। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड दियर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम। ठीक है, तो भाई देखो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन तो टोटली बेस्ड है हमारे रेशियो वाले चैप्टर पे और परसेंटेज वाले चैप्टर पे, लेकिन फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पार्टनरशिप में यही क्वेश्चन, तो यही कॉन्सेप्ट तो है कि भाई प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जिसका जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट, जो जितना ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसका उतना ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। तो भाई हमारे पास यहाँ से सीधा सीधा हमको गुणा ही तो करना था, तो मेरे पास 5 3 15 और 6 दूनी 12,
यानी कि 5:4 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब इतना बोल बोल के करवा रहा हूं तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई पूरा पेपर तो होने से रहा। तो इस वजह से मैंने मैथ्स के सॉल्यूशंस के लिए आपसे बोला था, और मैथ्स का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं आपको। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी? हमारे पास जब एन की वैल्यू होगी, या फिर हमारे पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, या फिर हमारे पास कोई इंटीरियर एंगल का सम दिया हो, या फिर हमारे पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई हो, तब हम एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन IJKLMNOPQR, मतलब कितनी साइड्स होंगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइड्स हो गई। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये पॉलीगन से जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे मान लो, एक तो ये पूछा जाता है कि भाई इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो किसी भी पॉलीगन के एंटीरियर एंगल्स, सॉरी इंटीरियर एंगल्स का हमें यदि योग निकालना होगा, तो वो क्या रहेगा, n-2 × 180 डिग्री, n-2 × 180 डिग्री, या फिर हमारे पास 2n-4 इंटू में 90 डिग्री। ये तो हमारे पास हो गया इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। लेकिन हमसे यदि इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल पूछ ले कि किसी एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारे पास जब टोटल इतना आ गया, तो यदि हम इसमें एन का भाग दे देंगे टोटल साइड्स का, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर जो हमारे पास रहेगा, वो हमारे पास कितना रहेगा, 180 डिग्री इंटीरियर, 180 डिग्री ठीक है। अब हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमारे पास सारे जो कोई भी पॉलीगन होगा, तो उसके एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है, 360। और हमको कितनी साइड्स दी हुई है, एन साइड्स, तो हमको यदि किसी एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी रहेगी, तो वो कितना रहेगी हमारे पास, 360 डिग्री बटे एन। 360 डिग्री बटे एन ही तो रहेगी हमारे पास। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे तो हमको साइड्स दिए, तो हमारे पास देखो 36 आंसर आ गए, वो 360/10, 36 आ गया आंसर। लेकिन हमसे क्या पता है, कई बार ये पूछ दे कि भाई एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 144 है, तो हमको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, पहले इस 144 से एक्सटीरियर निकालो, 36 आ जाएगा। फिर उस 36 से एन की वैल्यू निकालो, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। फिर यहाँ से नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n × n-3/2। भाई ये चारों चारों फॉर्मूले मैंने रिवाइज करवा दिए हैं, और इन्हीं से बनता है कोई क्वेश्चन बनता है। तो पॉलीगन से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि भाई इन्हीं चारों फॉर्मूलों में से पूछा जाएगा। तो इन चारों फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, ओके, हमारे पास आ गया अब छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक अ सॉलिड कोन इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 3/4 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर 4 है, तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, मेरे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोन निकालनी, जब एक चीज को दूसरी चीज में मेल्ट कर रहे हैं, तो वहां पे वॉल्यूम सेम रहेगा। यानी कि πr² h की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1/3 πr²h, 1/3 πr²h ही तो होगी, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास सिलेंडर का आयतन हो गया, ये हमारे पास किसका हो गया, शंकु यानी कि कोन का आयतन हो गया। तो मेरे पास पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो यहाँ से r²h, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 12 है, क्योंकि डायमीटर था ना ये, तो 24 तो, और h की वैल्यू 4, और यहाँ से 3 इंटू में r² तो हमको पता नहीं है, और h यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 1/3, सॉरी ये 3 हो गया ना h की वैल्यू, और यहाँ से ये 1/3, 3 से 3 कट गया। तो r² की वैल्यू 144 × 4, मतलब 12 × 2 24 आ गई ना। ठीक है, अच्छा, मेरे पास यहाँ से क्या है वो क्वेश्चन, टोटल वेट ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 56 kg। टोटल वेट ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 56 kg, एंड द एवरेज वेट ऑफ सी एंड डी इज 20 kg मोर देन द वेट ऑफ ए। ठीक है, इफ द वेट ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो, अच्छा बी, ए और बी का रेशियो दे रखा है यहाँ पे। ए और बी का टोटल कितना था, 7 की वैल्यू 56, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32, और यहाँ से 24 हो जाएगी। तो ए और बी, जब ए का वेट 32 आ गया, तो यहाँ से सी और डी का एवरेज वेट कितना रहेगा, 36 प्लस में 20 यानी कि 52। तो हमारे पास टोटल वेट कितना हो जाएगा, 104 ही तो आ रहा है, 52 दूनी 104। अब भाई एक एक चीज को तो मैं लिखूंगा भी नहीं, और ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरे से लगाना भी मत। ठीक है, in a circle with center O, AC and BC are the two chords such that ACB is equals to 180 degree. What is the volume? What is the measure of OAB? अब भाई ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना यहाँ पे, भाई मेरे को लग रहा है कि भाई ये मोस्ट मोस्ट जो आस्क्ड क्वेश्चंस है ना, उसमें से है। क्योंकि भाई आपने हर बार देखा होगा कि भाई सीजीएल और सीएचएसएल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर बेस्ड। तो भाई आपको एक काम करना है, यदि आपको सर्कल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने हैं ना, तो हमने एक ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज चलाई थी।
ठीक है। वहां पे हमने सर्कल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करा था, वीडियो नंबर 3 है। ठीक है। आई टैब पे आ रहा होगा यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड पे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन मेरे पास ये है कि जैसे मान लो ये मेरे पास कोई सर्कल हो गया है ना, और ये उसका क्या हो गया, मेरे पास सेंटर हो भाई। इस जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये कॉर्ड ये हो गई ए सी, हमारे पास सी तो कॉमन रहेगा ना, और यहां से ये बी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया इनको, और यहाँ से ये बना दिया, और यहाँ से ये बना दिया। हमसे ये एंगल पूछा है, ये एंगल, और हमको ये एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ से 108 डिग्री। अब या तो ऐसे कर दो कि भाई देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी सरकमफेरेंस हो गई, और सरकमफेरेंस द्वारा जो मतलब सॉरी आर्क हो गई ना ये इतनी, इस आर्क द्वारा परिधि पे कितना कोण बन रहा है, 108, तो ये कितना हो जाएगा, 216। और जब ये 216 तो हमारे पास टोटल ये कितना था, 360, 144 हो जाएगा। 144। अब हमारे पास ये 144, तो ये हमारे पास बचे कुचे कोण कितने होंगे, 36। लेकिन ये दोनों कोण तो बराबर है ना, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये कितना हो जाएगा, 36/2, यानी कि 18 डिग्री, 18 डिग्री हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है। ओके। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन द गिवन इक्वेशन। अच्छा, तो √841, 29 का वर्ग है ना, और 65 32, 65 32 प्लस 29 करेंगे, 65 61, यानी कि 81। और 243 प्लस में 81 करेंगे, 324, 18 आ रहा है ना, एक ही वैल्यू। अब कैसे आया कैसे नहीं है भाई, तुम देख लेना आराम से। ठीक है। व्हाट आर द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ 5/12, 7/27, 9/36 और 11/18। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई तो ऐसे करते हैं कि भाई फ्रैक्शन में जो उनको परसेंटेज में बदल के तब निकालते हैं। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ कि भाई देखो, जैसे जब डिनोमिनेटर वो दिया हुआ ना अच्छा सा, मतलब अच्छा सा का मतलब कि आप यदि आपको लगे कि भाई एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमको गुणा नहीं करना है, सिर्फ हमको एलसीएम निकालना, और एलसीएम थोड़ा फीजिबल ही आएगा। मतलब फीजिबल का मतलब ये है कि हमारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आने वाला है। तो हम देखेंगे कि हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने का मतलब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो 12, 27, 36 और 18। ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम मेरे पास हो जाएगा 108 हो जाएगा ना, तो 27 और 108, 36 108, 18 6 108, और 12 नंबर 108। तो इनको जब मैं 108 108 बना दूंगा, तो मेरे पास ये न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 12 नंबर 108 यानी 45 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 27 और 108 यानी कि 28, और 36 108 27, और 11 6 की 66। ठीक है। तो मेरे पास यहां से कितना हो गया, मेरे पास अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर ही जब सेम हो गया, तो मेरे पास जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही मेरे पास बड़ी वो होगी। तो मेरे पास कौन सी बड़ी हो जाएगी यहाँ से, 11/18। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ से क्या क्वेश्चन है, a pole breaks the broken part bends so that the top of the pole touches the ground making an angle 45 डिग्री with it if the distance between, अच्छा मतलब एक पोल गिरा और 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। if the distance between the pole, अच्छा ये मान ले मेरे पास ये पोल था और ये गिर गया यहाँ से, तो ये 45 डिग्री बना रहा है। Between the feet of the pole to the point where the top of the pole touches the ground is 8 मीटर, ये 8 मीटर है, ये 8 तो ये 8, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 8√2। देन व्हाट मस्ट बी द टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी थी, एक तो ये ही तो गिरा है, ये वाला पार्ट मेरे पास यहाँ गिर गया, तो मतलब ये इसकी पहले कितनी थी 8√2, और पहले से ही 8 तो है यहाँ पे, तो 8√2 + 8, डी ऑप्शन आ तो रहा है। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन है, देयर आर ए फ्यू कार्स एंड बाइक्स पार्कड इन ए पार्किंग लॉट, sorry, a person counted the number of wheels and the side mirrors in the parking lot and found that there are 76 wheels and 50 mirrors, side mirrors. How many car are parked? तो हाउ मेनी कार्स, कितनी कार्स होंगी। तो भाई सबको पता होगा कि, अच्छा, व्हील्स, कार में व्हील 4 होते हैं, बाइक में व्हील 2 होते हैं। तो मैं यदि कार की संख्या को एक्स मान लूं, और मोटरसाइकिल की संख्या यानी बाइक की संख्या को मैं बाई मान लूं, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 4x + 2y = 76। ठीक है। और यहाँ से ये मेरे पास साइड मिरर्स है ना, तो यानी कि 2x + 2y = 50। ठीक है, क्योंकि साइड मिरर्स तो दोनों में ही दो दो रहेंगे ना। ठीक है। तो यहाँ से दोनों को एक घटा लो, तो 2x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 26, यानी कि x की वैल्यू 13। 13 आ गई ना, सीधी सीधी। अब भाई कोई बाई ऑप्शन जाना चाहे तो वो तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन इस मेथड से करोगे तो थोड़ा ठीक है और फीजिबल भी है। ठीक है। अच्छे से, मतलब फीजिबल का मतलब ही ये है मेरी भाषा में कि भाई जल्दी हो रहा है। ठीक है। Pratibha scored 80% marks in 5 subjects together.
हिंदी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड संस्कृत। अच्छा, वेयर इन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट वाज 105। जब मैक्सिमम मार्क्स 105 थे, तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे पांच सब्जेक्ट के? पांच पंजे 25, यानी कि 525 हो जाएगा। सी स्कोर्ड 89 मार्क्स इन इंग्लिश, 92 इन हिंदी, 81 मार्क्स इन साइंस एंड 98 मार्क्स इन संस्कृत। डिड सी पास इन मैथ सब्जेक्ट एंड वाई हाउ मेनी मार्क्स इफ ईच सब्जेक्ट हैड ए पास मार्क्स ऑफ 65? ये कहने का मतलब ये है, आप इस क्वेश्चन को समझे? ये कहना ये चाह रहा है हमसे कि भाई हमारे पास पांच सब्जेक्ट हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स ये हैं, उसने 80% मार्क्स प्राप्त करे। 80% मार्क्स का मतलब ये है कि 525 का 80% कितना हो जाएगा? 1/5, यानी कि ये जाएगा 105। 105 घटाएंगे तो मेरे पास 420 आ गया ना। मतलब उसने 420 मार्क्स उसने रिसीव करे हैं, ये रिसीव्ड मार्क्स हैं उसके, ठीक है। अब जो जब उसने इतने मार्क्स रिसीव करे हैं और उसको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम 65 मार्क्स तो चाहिए ही, तो उसने बाकी सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स प्राप्त करे हैं, तो क्या वो मैथ्स में पास है या फेल है? और पास है तो कितने नंबर से पास है, और फेल है तो कितने नंबर से फेल है, हमको ये बताना है। तो उसने जब 420 अंक प्राप्त करे, तो उसने बाकी सब्जेक्ट में कितने करे हैं? अब देखो, ये नंबर को जोड़ना, पहले कैसे जोड़ोगे? देखो, 80 और 90 कितना हो जाएगा? 170। 170 और 80 250। 250 और 90 कितना हो जाएगा मेरे पास? 250 और 90 हो गया 340। 340, 2 और 8 कितना हो जाएगा मेरे पास? 350। 1 और 9 360। ठीक है, तो यानी कि 360 इसमें से घटा दो, यानी कि मैथ में उसने 60 मार्क्स प्राप्त करे, लेकिन उसको चाहिए तो 65। चाहिए तो 65, यानी कि 5 मार्क्स से फेल है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स? 28, 32, 34, 36, 40, 40। हाँ, 28, 32। अच्छा, दो एपी दे रखी है, 28, 34, 36, 40, 46। तो 40 टर्म तक निकालना है, यानी कि 20 टर्म, तो 20वां टर्म तो इस सीरीज का निकाल लें हम, और 20वां टर्म ही हम इस सीरीज का निकालते हैं, और दोनों को अलग अलग जोड़ दें। ठीक है, तो मैं 28 प्लस 34 प्लस वाली का निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका 20वां टर्म कितना होगा मेरे पास? 28 प्लस में 20 - 1 19, 19 इंटू में 28 6 34, यानी कि 6, 114 और 28 कितना हो जाएगा मेरे पास? 142, यानी कि 20वां टर्म 142 है, तो इस 20 टर्म का योग कितना हो जाएगा? n/2, यानी कि 10, और a प्लस में a n, a प्लस में a n, यानी कि 142 प्लस में 28। ठीक है, तो ये 170 और 1700। ठीक है, तो 1700 तो इस सीरीज का हो गया, है ना। अब मेरे को दूसरी सीरीज वाला निकालना है, दूसरी सीरीज वाला यानी कि 32 36 वाला। तो इसका 20वां टर्म कितना हो जाएगा? 32 प्लस में n - 1, यानी कि 19, और 32 और 4 36, यानी 4 का गैप, तो 19 चौक 76, और 32 कितना हो जाएगा मेरे पास? 24 और 8 108 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एन टर्म का योग यानी कि n/2, यानी कि 10, और a प्लस में an, यानी कि 32 प्लस में 108, और 32 प्लस में 108 कितना हो जाएगा? 140, यानी कि 1400। 1400 1700 कितना हो जाएगा? 3100। भाई ये तो 10th क्लास का ही टॉपिक था। ठीक है, इफ ए एंड बी इन द रेशियो, अच्छा, a/b इज इक्वल्स टू इतना है, एंड b/c 2/3। ठीक है, तो यहाँ से 4/5 है, और पन्ना 45, यानी कि 36, और ये हो जाएगा मेरे पास 8 × 5 = 40, यानी कि 9/10 का है a/b। और b/c 2/3, यानी कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 15। 15 ही तो होगी। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 प्लस में ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 30, और 4a, यानी कि 36, माइनस में 15 × 3 = 45, -9, यानी कि 48/-9, -16/3। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ से क्या क्वेश्चन है? इफ a³ + b³ + c³ 45, a प्लस में b प्लस में c इक्वल्स टू 11। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पूछे जाने वालों में से है ये, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो भाई थोड़ा ध्यान देना इनके फॉर्मूलों पे। इसके इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, है ना। एक तो फॉर्मूला होता है इसके a प्लस में b प्लस में c, और a² प्लस में b² प्लस में c², माइनस में ए बी, माइनस में बी सी, माइनस में ए सी। एक बार हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। एक बार हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर बना दिया तो यहाँ पे -3 और यही आ जाएगा सब चीज, है ना। एक बार हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, ए प्लस में बी प्लस में c/2 अपॉन में ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले याद करके रखना। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं होते, -3abc और करना पड़ता है इसमें। ठीक है। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना, है ना। बहुत काम के हैं ये, है ना। a² + b² + c² और a प्लस में b प्लस में c इतना है। हमको a³ + b³ + c क्यों चाहिए? तो मेरे पास a प्लस में b प्लस में c कितना है? 11 है।
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर 45 माइनस में ये मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, 121 है ना, 121 माइनस 45 करेंगे 24 और 21 45 यानी कि 76 और यानी कि 38 आ गया, ठीक है। और प्लस में 3 ABC होगा, है ना। तो 11 7 77 हो गया, 11 7 77। अब एक ऑप्शन तो ये है कि 77 77 घटा लो, किस कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल आ रहा है वो हम चेक कर सकते हैं, है ना। या फिर यहां से एबीसी की वैल्यू निकाल लो सीधी सीधी। तो एबीसी की वैल्यू कैसे निकालोगे? अच्छा ये भी तो दिया हुआ है ना ये क्वेश्चन, सॉरी सॉरी ये तो देखा ही नहीं। तो मतलब ए, हाँ तो ठीक है ना, मतलब ए बी सी मैं नीचे से कॉमन ले लूं। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 पंजे यानी कि एबीसी की वैल्यू 40 आ रही है ना। और 40 थी 120 और 77, 197 है ना, ठीक है। मेरे पास यहाँ से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर पैरेलल टू ईच अदर लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, अपोजिट साइड में कर रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। लेंथ ऑफ द कॉर्ड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। तो 3 और 4 7 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। भाई कैसे आया कैसे नहीं आया अब ये मैं बताऊंगा तो नहीं, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 हो जाएगा। ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 4 5 और 3 4 5, तो 4 3 7, ठीक है। ठीक है। From a standard deck of 52 playing cards, one card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is either a face card, जैक क्वीन और किंग? ये क्यों दिया है इसने? फेस कार्ड का मतलब ये होता है, ये क्यों दिया है इसने? और रेड एस, रेड एस मतलब। और आपको प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक देखो मैंने करवा रखा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, जो जो टॉपिक्स करवाए, जो जो टॉपिक्स आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सभी टॉपिक कवर करे गए हैं, आप जाके देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, हमारे पास दो कार्ड ऐश होते हैं, मतलब लाल तो हमारे पास इक्के दो ही होंगे ना। ऐश कार्ड का मतलब इक्के की बात कर रहा है, और इक्के रेड दो होंगे, ब्लैक भी दो होंगे। और फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, एक में मेरे पास 3 है तो चारों में कितने हो जाएंगे, 12। 12 प्लस में 2 14, और 14 अपॉन में 52 यानी कि 14 अपॉन 52 हो जाएगा ना ये। तो 7 अपॉन 26 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। A shopkeeper has 4 kinds of rice: 92 kg of type A, 115 kg of type B, 138 type C, and 69 type of D. He wants to store it into minimum number of containers of equal size without mixing. Find the size of the container and the number of containers required to do the needful. अच्छा, तो भाई साइज ऑफ द कंटेनर कैसे निकलेगी? मिनिमम साइज हम मिनिमम नंबर कैसे निकाल सकते हैं? मिनिमम नंबर निकालने के लिए हमको इनका एचसीएफ ही तो लेना पड़ेगा। भाई एचसीएफ ही तो मिनिमम होता है ना। हमको अरे ये मैक्सिमम निकालना होता तो हमारे पास कितना हो जाता, एलसीएम हो जाता। लेकिन मैक्स मिनिमम निकालना है हमको तो क्या चाहिए, हमको एचसीएफ ही तो चाहिए। तो ये शायद सीएचएसएल में भी आया था, किसी ने भेजा था, है ना। तो ये शायद सीएचएसएल में भी आया था, है ना। ऐसा नहीं था, डेटा चेंज था ऑब्वियसली, ठीक है। तो 92, 115, 138 और 69। अरे 23 आ रहा है ना इसका तो। 23 चौके 192, 23 पंजे 115, 23 1 और 23 3 69। तो हमको कितने चाहिए होंगे, 23 का भाग दे देंगे सब में। 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 1 38 और 33 39, 6 3 9, 6 3 9, 23 18, ठीक है। अच्छा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, तेरह सही 1/4%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 76.70 मोर देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 16 सही 1/5%। अच्छा, तो बताओ क्या करना चाहिए, हाँ क्या करना चाहिए? अच्छा हमें इतने ज्यादा में बेच रहा है तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं दोनों घटा देता हूँ ना। तो 16 - 13 करो पहले, तो 3 प्लस में। अब ये 1/5 माइनस 1/4 करना है ना मेरे को। तो 1/4 माइनस 1/5 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 4, और -5 यानी कि -1/20। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 × 60। 3 - 1/20, और 1/20 कितना हो जाएगा, 20 × 60, 59/20। 59/20 की वैल्यू 76.70, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा, तो 0, और 20 × 140, 14,
बीच के 120, 14, 134, 13, और 20 सत्ते 140, और 13 153, 1534। और 1534 इसमें करेंगे तो 59 दूनी 118, कितना बच गया? 35। अच्छा, तो 6 पंजे 30, 6 बार जा रहा है ना, तो 26 तो आ गई ना। तो कॉस्ट प्राइस 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 50% कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा, 2600 का। ठीक है। अच्छा, मेरे पास क्या है यहाँ पे? नीशू गोज टू ए मार्ट टू बाई a shirt. He found that Mart offers two successive discounts on three shirts. The listed price of each shirt is the same. On which of the following t-shirts will Nishu get a maximum discount? अच्छा, मैक्सिमम डिस्काउंट हमको निकालना है। 16, 20%, 36। ओके, तो यहाँ पे देखो इनका योग सेम आ रहा है। योग सेम आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे -36, -36, -36 का तो है ही। लेकिन उस पे हमको सक्सेसिव लगाएंगे तो 20 और 36 320 होता है। 20 और 16 320। 30 और 6 करेंगे तो 180। और 24 × 12 144, और 288 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये घटाना है इसमें से। तो जितना ज्यादा घटाएंगे उतना कम होता जाएगा। तो मतलब ये कम रहना चाहिए ना मेरे पास। तो टी शर्ट बी पे ज्यादा वो कर रहा है। ये तो इजी सा क्वेश्चन पकड़ा दिया। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा? भाई हमारे पास देखो अंक तो मतलब इनका योग तो सेम आ रहा है ना, डिस्काउंट्स का योग तो सेम आ रहा है ना। तो हम जब सक्सेसिव लगाएंगे तो उनका मल्टीपल घटाना भी तो पड़ेगा, मल्टीप्लाई घटाना भी तो पड़ेगा। तो जिसका मल्टीप्लाई जितना ज्यादा होगा, जिसका मल्टीप्लाई जितना ज्यादा होगा, उतना ही हमें घटाना पड़ेगा उसमें से डिस्काउंट। दोनों सम के डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट के सम में से। ठीक है, दोनों डिस्काउंट के सम में से उतना ही घटाना पड़ेगा हमें। तो जब उतना जितना ज्यादा घटाएंगे उतना कम डिस्काउंट होता जाएगा। जितना, अरे मतलब जैसे ही 36 था तो 36 में से मेरे को कितना घटाना है? एक बार 3.2 घटाना है। इसमें 36 - 30, 30 की 180 यानी 1.8 घटाना। इसमें 24 12 है तो 36 - 2.88 घटाना। तो भाई यहाँ पे कहाँ पे ज्यादा घटा रहा हूँ मैं? यहाँ पे ज्यादा वाली संख्या घटा रहा हूँ ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरे पास 32.8 आएगा। ये मेरे पास कितना आएगा? 34.2 आ जाएगा। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? 36.2.88, यानी 36 2 34, और 33.12। तो यहाँ पे कहाँ ज्यादा डिस्काउंट मिला उसको? यहाँ पे ही तो मिला। भाई आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मार में दो। ठीक है। अच्छा, चंद्रा इन्वेस्टेड ₹14,000 इन ए बैंक फॉर 1 ईयर एट 6% पर एनम। हाउ मच मोर शुड चंद्रा इन्वेस्ट एट 10% पर एनम फॉर दैट ईयर? अच्छा, चंद्रा इन्वेस्टेड ₹1400 इन ए बैंक फॉर 1 ईयर एट 6% पर एनम। ठीक है। हाउ मच मोर शुड चंद्रा इन्वेस्ट एट 10% पर एनम फॉर दैट ईयर? अच्छा, मतलब 14,000 का 6% करा उसने, और उसको एक्स्ट्रा कितना करना चाहिए 10% पर एनम पे, कि उसको उतना ही ब्याज प्राप्त हो जितना कि वो 14,000 को 8% पे 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेगा तब मिलेगा उसको। तो 14,000 पे 8%, और यहाँ पे 14,000 का 6%, यानी कि 14,000 का 2% कम पड़ रहा है। तो 14,000 का 2% कितना हो जाएगा? 280। और यहाँ पे 10% के लिए कर रहा है। अरे 2800 ही तो है यार, सीधा सीधा। 2800 का 10% 280 हो गया ना मेरे पास। और 280 ही एक्स्ट्रा चाहिए हमें। ठीक है भाई, आ गया। ठीक है, नहीं तो मैंने लगा दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? जिनको भाई अच्छे से आती है मैं तो उन्होंने समझ लिया ये क्वेश्चन, नहीं आती तो भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है। पाइप पी कैन फिल ए टैंक इन एट 40 मीटर पर क्यूब आवर, एंड पाइप पी एंड क्यू टुगेदर कैन फिल द सेम टैंक इन 2 आवर्स इफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 120 मीटर क्यूब। यानी कि पी ने 3 आवर में भरा, और पी प्लस में क्यू ने कितने आवर में भरा? 6 आवर में, सॉरी 2 आवर में। तो टोटल कैपेसिटी मैं 6 मान लूं। तो इसने ए कैपेसिटी है, सॉरी इसकी 2 है और इसकी 1 आ जाएगी। सॉरी 3 हो जाएंगी इन दोनों की। तो क्यू की कितनी हो जाएगी? मेरे पास 1 हो जाएगी। और क्यू की जब 1 हो जाएगी तो ये कितने समय भर देगा? 6 आवर में भर देगा। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन ए ग्रुप 24 kg, सॉरी, इन ए ग्रुप ऑफ 24 बॉयज, 3 बॉयज बेइंग 48 kg, 64 kg, 56 kg वर रिप्लेस्ड विद 3 न्यू बॉयज, देन द एवरेज ऑफ द ग्रुप इंक्रीज्ड बाई 1.5 kg। अच्छा, उन्होंने रिप्लेस करा है ना कि हटाया नहीं है उन्होंने, तो रिप्लेस कर रहा है उसने। तो रिप्लेस कितना करा है उसने?
व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू, अच्छा तो थ्री न्यू वॉइस का हमको वेट बताना है, तो बता कैसे निकले। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से है। डेढ़ बढ़ गया यानी कि 24 पे कितना बढ़ गया होगा, 36। तो मतलब इनके वेट से 36 ज्यादा होगा मेरे पास। इनके वेट से 36 ज्यादा होगा, तो 64 36 कितना हो गया, 100। 100 और 40 140 और 50 190। 8 हो 14, 190 और 14 204 हो जाएगा। सी ऑप्शन आ तो रहा है। अच्छा, मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल सी इज राइट एंगल एट सी, अच्छा ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ए पी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पी बी इज इक्वल्स, सॉरी पी है ना, 118 है ये मेरे पास। फाइंड द एंगल ऑफ बी। तो जब ये 118, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 62। सिर्फ ये प्रैक्टिस से आएगी। 118 से ये 62 हो गया, ये 62, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 90 है ना, 90 62 कितना हो जाएगा, 152, यानी कि ये 28 हो जाएगा। और जब ये 28 तो ये 28, ये 28, ये 118 तो 146, यानी कि बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 46, 34 आ तो रहा है। ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। तो मीडियन कैसे निकालोगे। मीडियन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। एक ऑर्डर तो करना पड़ेगा ना कोई। तो कैसे करोगे। पर पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने से पहले पहले एक बार डेटा गिन लिया करो कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का डेटा है मतलब मेरे पास। तो इनको जमाओ, 7। 7 के बाद कौन सी संख्या आ रही है भाइयों। 7 के बाद आ रहा है 10। 10, 10 के बाद 14। 14, 14, 14 के बाद 16। 16, 17 18 19। तो भाई मेरे को सातवां और आठवां टर्म निकालना है, यहाँ बात ध्यान रखना। क्योंकि मेरे पास 14 टर्म थे ना, तो मेरे को सातवां और आठवें टर्म का एवरेज ही तो लेना है। तो 19 से बड़े कौन सी संख्या आ रही है इसमें, 20। तो 19 और 20 कितना हो गया, 39। 39 का आधा कितना हो जाएगा मेरे पास, 19.5। ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 8 स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं 17 25 30, 5 + 7 38। अच्छा ठीक है। इफ 8 स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ दियर मार्क्स आर 61 एंड 34.5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। अच्छा, जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी। अच्छा, मीडियन दी हुई है ना, तो मीडियन से हम पहले वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई की वैल्यू के लिए 1 2 3 4 5, यानी कि वाई प्लस में 38 + 7 इज इक्वल टू 45। तो हमारे पास 34.5 है ना, यानी कि वाई प्लस 45 कितना हो जाएगा मेरे पास, 34 दूनी 68 69। वाई की वैल्यू 24 आ गई। और जब वाई की वैल्यू 24 आ गई, अच्छा मेरे पास मीन भी दिया हुआ है। तो मीन से यहाँ से 61 है, यानी कि टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें। तो 8 और 8 6 48, 488। ठीक है। अब जोड़ लेते हैं, देखो 17 और 25 कितना हो गया, 42, 42 और 30 72। 72 और 24 96। 17 और 25 42, 42 और 30 72, 72 और 24 96, 96 और 7 103, 103 और 38 141, 141 और 95। हमको 5 घटाना है, 241 में से 5 घटा दो, 236। 236 और ये कितना हो जाएगा मेरे पे, 120 माइनस में 4, यानी कि 116 है। 241 116 जोड़ेंगे तो 357 हो गया। 357 प्लस में 357 प्लस में 24 कितना हो जाएगा मेरे पास। अरे 357 -4 भी तो करना है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -4 भी तो है। 353। नहीं नहीं नहीं, अरे कहाँ गड़बड़ हो गई, सला गड़बड़ी कर रहे हैं हम तो। 17 25 42 42 और 30 72 72 और 24 और 7 31। 72 और 31 कितना हो जाएगा मेरे पास, 103 और 38, 103 और 38 141, 141 और 95 236, 236 और 116 है, यानी कि 352। सही आ रहा है क्या ये। पहले 353 आ रहा था, अब 352 आ रहा है। 17 और 25 42, 42 और 30 72, 72 और 31, 103, 103 और 48, 103 और 38, 141 और 95, 236, 236 और 116। ठीक है, 352। 352 प्लस में 24 कितना हो जाएगा मेरे पास, 376। और टोटल कितना आ रहा था,
टोटल 48 और 8, 488, 488 माइनस 376, 112 आ रहा है ना। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, यदि आंसर मैच भी ना करे तो किसी के साथ, ठीक है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 40/43 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 cos थीटा प्लस में कॉट थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बड़ा हाइड एंड सीक खेल रहा है। 8 cos थीटा प्लस में ये कॉस अपॉन में साइन है ना, तो यहाँ से कॉस थीटा आ गया, ये अपॉन में कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया मेरे पास, 9 sec थीटा बन गया ना। तो कॉस थीटा कट गया तो सेक थीटा, और 9 sec थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 40 41, यानी कि 41/9, तो आ गया ना, 41 आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी इफ ए 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो 6 से डिविजिबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मतलब 2 से भी डिविजिबल हो और मेरे पास 3 से भी डिविजिबल हो। तो 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, ठीक है। तो 2p की वैल्यू अब हम क्या क्या रख सकते हैं, 2p की वैल्यू 23, 23 है ना। तो 2p इज इक्वल्स टू 8, तो हम रख नहीं सकते, 23 और 8 31, 23 और 4 27, ये हो सकता है। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 23 और 16 39, 39 भी तो होता है ना हमारे पास, 39 भी तो हमारे पास 3 का मल्टीपल है और 2 का भी है, मतलब 2 का भी हो जाएगा ना वो, 8 रखेंगे तो। There are 2 points M and N lying along a straight line on a river. The boat can row M to N in 7 hours while moving in the direction of stream. Direction of stream मतलब downstream, ठीक है, downstream, okay. If the speed of the stream is 3.5 km/h and the speed of the boat is 6.5 km/h, find the distance of M and N. तो 7 आवर में जा रहे हैं, 6 और 3 9 और 1 10, तो 70 किलोमीटर आ गया ना इसका आंसर सीधा सीधा, क्योंकि डी अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। एक्स प्लस वाई 10 है, तो 7 × 10 करेंगे तो 70 किलोमीटर। अब ऐसे ही हमारे पास मैथ्स का सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। अब रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस बन पाते हैं वो देखते हैं, जो जो भी क्वेश्चंस मेरे को अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा। हम्म सम पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, चलो देख लेते हैं। सम पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ए इज 6 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, पॉइंट ए इज 6 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, पॉइंट ए इज 6 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, अरे नो 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 नो, पॉइंट ए करना है ना मेरे को। ए इज 6 मीटर पॉइंट ऑफ वाई, ठीक है। पॉइंट जी इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट जी इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, 11 मीटर करना है ना इसको। विच इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट आर, अच्छा विच इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट आर को मैंने यहाँ ले लिया, ये 9 मीटर है, ठीक है। विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड वाई, अच्छा ये ए एंड वाई का मिड पॉइंट है, तो ए को मैंने यहाँ ले लिया और बाई को मैंने यहाँ ले लिया, सॉरी। ए इज 6 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, ठीक है ना, ठीक है। तो हमको यहाँ पे वाई लेना है ना, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 है, और यहाँ पे भी 3, ठीक है। पॉइंट आई इज 1 मीटर, 1 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई इज 1 मीटर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, पॉइंट ए इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, ठीक है। पॉइंट जी इज 11 मीटर नॉर्थ, विच इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ पॉइंट आर, विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बाई, ठीक है। पॉइंट वन इज 1 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एक्स, विच इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, अच्छा विच इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, तो यानी कि 5 मीटर यहाँ पे एक्स है, और ईस्ट पे कितना हो जाएगा, ईस्ट पे आई है, तो यहाँ पे है आई, ठीक है, तो ये 1 मीटर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग 13 मीटर ईच अदर, तो 13 मीटर का किस में फासला है, आई एंड बाई में देखें, तो आई एंड बाई में कितने का फासला हो जाएगा यहाँ से, ये मेरे पास यहाँ से कितना था, 5 था, यहाँ पे 1 है मेरे पास, ये ठीक है, 1 है ना। और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कितना है, 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, 2 और 3 कितना है, 5 है, 5 और 5 यहाँ, तो ये तो उनके बीच में तो है नहीं। एच एंड एक्स को लेंगे, एच एंड एक्स को, तो ये मेरे पास 5 है ना, और यहाँ से ये मेरे पास 6 है,
नहीं है। जी एंड आर को लेंगे तो जी एंड आर, जी एंड आर, अच्छा जी एंड आर को लेंगे तो, और ए एंड एच को लेंगे तो, भाई ये तो बड़ा गड़बड़ चित्र बन रहा है ना। सॉरी, मैंने सही बनाया ना चित्र तो। पॉइंट ए 6 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट बाई, पॉइंट ए इज बेस्ट ऑफ 6 मीटर वाई। ठीक है भाई, देखो सुनो, बाद में करो ऐसे क्वेश्चंस को तो बढ़िया फायदे में रहोगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब मेरे को यही बताना था कि भाई देखो, कई क्वेश्चंस में अटकोगे तो एक बार रुकना है, फिर सीधा ही बढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं अटक गया अभी, है ना। तो 32 बार खुद से करना, 23 बार भी, 20, 31, 49, और खुद से कर लेना। ठीक है, वैसे बता देता हूँ, चलो बता रहे हो तो। हाँ भाई, कुछ लॉजिक नहीं दे रखा है तो सीधे सीधे गैप ही देखेंगे हम, सीधे सीधे। ठीक है, ये 11 का है, ये 18 का है, 49, 27, 76 और 76 और 38। ठीक है, तो दिख गया होगा अब तो। 11, 7, 18, 18, 9, 27, 27 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 27, और ये 11 के अंदर, मतलब यहाँ पे 7 का अंदर, यहाँ पे 11 का, यहाँ पे कितने का हो जाएगा मेरे पास, 11 का हो रहा है ना, 27, और यहाँ पे कितने का होगा फिर, 13 का 51 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितने का हो जाएगा मेरे पास, 15 का, 15 का 66, तो 165 और 66 करेंगे तो 231 आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, आ, आ, 12, 15, 185, और 16, 10, 165। ठीक है, तो जिसकी स्पीड बढ़िया है उसने कर दिया होगा ये क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी से। बताऊं, बताऊं, तो देखो, 12 × 15 180, 180 + 5। ठीक है, 16 × 10 110, और 110 प्लस में 5 165। ठीक है, तो 30 नंबर 270, और 21, 13 करेंगे, 21 × 13 210 प्लस में 63, 273, 273 प्लस में 5 278। ठीक है भाई, ये जिसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है ना वो बहुत अच्छे से कर सकता है क्वेश्चंस को। ठीक है, ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, ठीक है खुद से करना है, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जम रहा है। ठीक है, हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर्स। भाई मेरे को ये समझ नहीं आता आज से ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। अच्छा, हमको फर्स्ट चुनना है, लेफ्ट टू राइट चुनना है ना, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो फर्स्ट चुनना है मेरे को, फोर्थ लेना है, फिफ्थ लेना है, और सिक्स लेना है। ठीक है, तो हाउ मैनी यूजिंग ईच लेटर्स ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो देखो, ये या तो एक ही बार में लगा दो आप इनके आंसर जो आपको पता है, नहीं आ रहे तो फिर एंड एंड के लिए छोड़ो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन यहां से तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1, 2, 3 है, तो ऑप्शन में एक तो बनेगा ही। तो CLM होता है ना, CLM, मेरे हिसाब से भी एक ही बन रहा है भाई। तो मेरे को तो और नहीं पता भाई क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस हैं, तो हमको कौन सा बताना है, कंक्लूजन ट्रू कौन सा है। तो D > Z, डी, दोनों अपोज कर रहे हैं ना साइन एक दूसरे को, नहीं हो सकता ये तो हमारे पास। N <W, N <W, सही है, पूरा सीधा जा रहा है ना, सीधा ही तो जा रहा है, हमारे पास ट्रू है। ओके, हमारे पास है, हाँ शायद ये क्वेश्चन भेजा था किसी ने मेरे को सुबह, है ना। ठीक है, तो 7 पर्सन हैं, P, Q, R, S, T, U एंड B हैव डिफरेंट हाइट, हु अमोंग इज जस्ट शॉर्ट टू यू, जस्ट शॉर्ट टू यू कौन सा है इसमें। तो देखो, अब इसमें बताना कौन सा शॉर्ट है ना। तो P इज ओनली शॉर्ट टू 1 पर्सन, P तो सिर्फ एक व्यक्ति से छोटा है, यानी कि P सेकंड टॉलेस्ट होगा, सेकंड टॉलेस्ट होगा ना, राइट, है ना। एंड R इज नॉट द टॉलेस्ट, U इज टॉलर टू B, U इज टॉलर टू B, बट U इज टॉलर टू बी टी के बड़ा है, BT से बड़ा है U, लेकिन पी आर जितना नहीं है, तो R यहां लगा दूंगा मैं, R यहां लगा दूंगा। और T इज ओनली टॉलर टू Q, मतलब T केवल एक ही व्यक्ति से बड़ा है Q से। तो अब मैं यहां से देखो, अब आपको यहां पे सिर्फ एक चीज समझ में आ रही होगी, मैंने सुबह क्वेश्चन देखा था ना, तो मेरे को इसमें दोनों ही सफिशिएंट अलग अलग लग रहे थे, क्योंकि देखो टी बड़ा हो गया यहाँ से क्यू से, है ना, और यू से भी छोटा है टी, तो भाई यू और बी को मैं ऐसे ले सकता हूँ, यू और बी को मैं ऐसे ले सकता हूँ। लेकिन अब मेरे पास पी और आर की वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, क्योंकि भाई आर तो यू से छोटा ही है, सॉरी आर तो यू से बड़ा ही है,
तो मतलब मेरे पास यहाँ पे तीन वैल्यूज तो ये फिक्स हो गई, लेकिन मेरे को यहाँ पे पी से बड़ा नहीं पता, लेकिन आर नहीं है पी से बड़ा, आर टॉलेस्ट है नहीं। तो पी जब सेकंड टॉलेस्ट है, पी जब सेकंड टॉलेस्ट है, तो मेरे पास यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाई यू बी और टी और क्यू, क्योंकि मेरे पास टी और क्यू का तो रिलेशन दे ही दिया कि भाई क्यू सॉरी टी सिर्फ क्यू से बड़ा है। तो टी जब क्यू से सिर्फ बड़ा है तो भाई मेरे पास ऐसे ही तो बनेगा ये, और मेरे पास बी के जस्ट बाद ही तो आएगा टी। हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई बी को पहले लेंगे और टी को हम यहाँ ले दें। तो हमारे पास यहां से हम कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि भाई यू से जस्ट छोटा बी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट तो सफिशिएंट आ ही रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सफिशिएंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सफिशिएंट है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरे स्टेटमेंट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो, यू इज टॉलर टू बी क्यू, यू इज टॉलर टू बी क्यू। अब मैंने बी और क्यू ले लिए, ठीक है, बट नॉट एज मच एज पी आर, मतलब एज मच एज पी आर मतलब यू पी और आर से तो छोटा है। ठीक है, बी इज ओनली टॉलर टू टू पर्सन, बी केवल दो पर्सन से बड़ा है, बी केवल दो पर्सन से बड़ा है। ठीक है, और पी सेकंड टॉलेस्ट, पी इज सेकंड टॉलेस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, जब पी सेकंड टॉलेस्ट है और यू पी और आर जितना है नहीं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई आर तो यहीं पे रहा होगा, आर तो यहीं पे रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पे जब ये बता रहा हूं मैं, बट एज नॉट एज मच, तो हम यहाँ पे देखो, हम यू को सबसे ज्यादा टॉलेस्ट भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि भाई ये आर और पी जितना तो बड़ा है ही नहीं, तो ये आर और पी से कैसे बड़ा चला जाएगा। तो आर और पी से तो ये छोटा ही रहेगा, और पी सेकंड टॉलेस्ट है ही, मतलब यहाँ पे तो यू की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, यू की वैल्यू है ही नहीं। तो हमारे पास यू की वैल्यू के लिए केवल एक ही तो पोजीशन रह गई यहीं पे, क्योंकि भाई ये यू तो हमारे पास बी से तो बड़ा ही है, और बी दो लोगों से बड़ा है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी तो सफिशिएंट है, हम यहां से भी तो कह पा रहे हैं ना कि भाई यू से जस्ट छोटा ही है भी तो, यू से जस्ट छोटा ही है ना भी तो अब मेरे को ये समझ नहीं आया कि भाई इन्होंने ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, जबकि ईदर स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई देख लेना, है ना। और कोई सही बता रहा है तो भाई मेरे को बता देना कि भाई कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, किसी का आंसर सही आ रहा है तो कहीं मैं ही गलत इसको मिसअंडरस्टूड कर रहा हूं तो। ठीक है, अच्छा, मेरे पास 39वां क्वेश्चन है, खुद से देखना भाई ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म इन द सेम। अच्छा भाई, यहाँ पे तो सीधा ही पूछ रहा होगा कि भाई ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, 18 और 171, 32 और 23। भाई ये तो मेरे को दिख गया क्या है। देखो, 18 से बड़ा ये 19, और 18 का आधा 9, 19 9 171। ठीक है, ये मेरे को ये क्या हो सकता है, मतलब फिर 36 से 33, और 33 इंटू में 16 बैठ तो रहा है, 16 3 48 हो। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास कितना होना चाहिए, मतलब ये दी हुई संख्या का तो आधा होना चाहिए। तो 11 11 का मल्टीपल तो है ही नहीं ऑप्शन तो। 18 करेंगे तो 18, और इससे बड़ा 37, तो यानी 37 इंटू 18 भी नहीं है। 24 का आधा कितना होता है 12, और 24 से एक बड़ा 25, तो ठीक है, 25 इंटू 12 हो तो गया 300। अब भाई ये क्वेश्चंस कैसे हुए कैसे नहीं हुए हैं, देखो प्रैक्टिस का खेल है, यदि समझ में आ गया ना भाई, कहाँ कितना कितना आसान सा लिख रखा था। 18 का 171 से रिलेट कर रहा है, 19 9 171 होता है। यदि आपको पहाड़ा नहीं पता है, टेबल नहीं पता है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें यार, बताओ। हाँ, 3 of the following 4 number pairs आर अलाइक इन सर्टेन वे, वन इज डिफरेंट, टेक आउट द डिफरेंट। अच्छा, 7 को इसने 210 से करा, 7 को इसने 210 से करा, ठीक है, और 9 को इसने 280 से। और ये देखो, यदि ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं आपसे, तो भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मत करना एक बार, तो इनको मत करना, क्योंकि लास्ट में करोगे तो भी बढ़िया है ना। अब ये 210 जिसको पता हो गया ना कि भाई ये थोड़ा महत्वपूर्ण नंबर सा लग रहा है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण नंबर सा लग रहा है, 9 और 280 का तो मेरे से कहीं से रिलेशन ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि 7 और 214 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 30 इंटू 7 कर दिया होगा, चलो। इसको ही मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई 50 इंटू 12 कर दिया होगा, चलो। और इसको ही मैं ऐसे लग सकता हूँ कि 42 इंटू 10 कर दिया होगा, चलो। अब तो दिख गया होगा आपको सीधा सीधा ही। यहाँ पे इसने 7 का दुगुना 14, 14 इंटू 15 कर दिया। यहाँ पे इसने 12 का दुगुना 24, 24 इंटू 15 कर दिया। यहाँ पे इसने 10 का दुगुना कर दिया होगा 20, और 20 का, सॉरी, तो यहाँ पे ऐसे तो करा नहीं है भाई इसने, ऐसे तो करा ही नहीं है भाई इसने। यहाँ पे तो बुरे फंस गए हम तो। हाँ, यहाँ पे तो बुरे फंस गए। तो इसने क्या करा होगा फिर, तो इसने ये करा होगा फिर, देखो,
इसने ये करा होगा, हमारे पास 14 इंटू क्या आ रहा था, 15 आ रहा था ना, और ये कितना आ रहा था मेरे पास, 48। 12 चौक 48 होता है ना, 48 दूनी 48 प्लस 2 50, और 50 इंटू 12 करेंगे तो 600, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 चौक 28, है ना। 7 चौक 28 प्लस 2 30, 30 इंटू में 7 करेंगे तो 210, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 40, 40 प्लस में 2 42, और 42 दूनी करेंगे तो 420 हो गया। तो हमारे पास यही तो नहीं आ रहा, 9 चौक तो कितना होता है, 9 चौक 36 प्लस में 2 38, 38 इंटू में 9 करेंगे तो भाई कुछ अलग ही आएगा आंसर तो। 38 इंटू 9 कितना होता है, 114 का 3 गुणा, यानी कि कितना हो जाए 342, और 342 तो है ही नहीं मेरे पास आंसर, तो मेरे पास बी ऑप्शन ही तो अलग है, ठीक है। 42 क्वेश्चन खुद करना, 43 खुद करना, 44, हाँ 44 भी खुद ही करना, ठीक है। 45 देख लो भाई एक बार। 7 नॉर्थ फेसिंग जिम्स जिम इक्विपमेंट्स नेमली M N O P Q R and S are arranged in a straight line from left to right. N is kept fifth to the right of M. N is kept fifth to the right of M. ठीक है, तो M 1 2 3 4 5, ठीक है। R is kept second to the left of Q. R is kept second to the left of Q. S is kept adjacent to R. S is kept as adjacent to R. M is kept second to the left of U. ठीक है। तो अब हमारे पास, यार P और N की रिस्पेक्ट में हम कैसे बताएंगे भाई, P को कहाँ रखना है ये कैसे बताएंगे हम। R is kept second to the left of Q. R is kept second to the left of Q. मैं यदि R को यहाँ रख दूं, ठीक है, पर R और S तो एडजेसेंट है, लेकिन यहाँ तो आ ही नहीं सकता मैं। तो यदि मैं S को यहाँ रखूंगा तो भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी रखूंगा तो, यहाँ पे भी रखूंगा तो S यहाँ का। अच्छा, गिवन कंडीशंस के हिसाब से हम देखें तो हम यदि S को यहाँ रखें तो आर एस क्यू तो कहीं फिट बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि आर एस क्यू फिर लाइन से आएंगे ना। और यदि S को हम यहाँ बिठाएंगे और आर क्यू, तो हमारे पास एस और आर साथ साथ नहीं आ रहे, मतलब एस यहाँ बिठाएगा, आर यहाँ पे और क्यू यहाँ पे, हमारे पास बच गया क्या, पी। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इक्विपमेंट पी विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट एन, 1 2 3 4, एन से फोर्थ लेफ्ट है, फोर टू द लेफ्ट, ठीक है। 46 बा खुद से, 47 बा देख लें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स, ठीक है। तो DOST ALMOEPUB और यार भाई ये 4 और 11, 4 और 15 11, ओके ओके ओके। देखो 4 15 19, 4 प्लस में 15 19, और ए 1 प्लस में 12 13 हो जाएगा, है ना। और 5 प्लस में 16 21 हो जाएगा, और 7 प्लस में 18 25 हो जाएगा, ठीक है। तो Y+2, U+2, M+2, S+1 हो रहा है। भाई ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं चीजें, है ना। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, अरे खुद से कर लेना यार, ये भी खुद से ही कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये खुद से कर लेना, ये भी खुद से कर लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें 150 वाला मेथड पता है, वही 150 वाले मेथड में सम मटेरियल इज फैब्रिक, और यहाँ पे ओनली ए फ्यू है, तो यहाँ से एक तो सम वाला बनेगा कि सम फैब्रिक आर टेक्सटाइल, और सम एफ आर नॉट टी, यहाँ से यही तो हमारे पास बनते हैं, सम एफ आर नॉट टी, है ना। तो हमारे पास सम मटेरियल बीइंग टेक्सटाइल इज ए पॉसिबिलिटी, जब हमारे पास सम मटेरियल बीइंग टेक्सटाइल इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे सम एम आर एफ, हाँ सम एम आर एफ भी तो दे रखा है यहाँ पे। तो हमारे पास मटेरियल और टेक्सटाइल में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो भाई पॉसिबिलिटी तो कुछ भी ट्रू हो सकती है, राइट। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी ट्रू हो सकती है भाई, जब हमारे पास दोनों में ही कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं मेरे पास, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी तो हम कुछ भी बना सकते हैं ना। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट ज्यादातर ट्रू रहते हैं, ज्यादातर ट्रू रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यूजुअली ट्रू रहते हैं, ज्यादातर ट्रू रहते हैं, ठीक है। सम फैब्रिक इज टेक्सटाइल,
तो सम फैब्रिक इज टेक्सटाइल। तो सम फैब्रिक इज टेक्सटाइल तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे, ये तो बन ही रहा है मेरे पास। और नो फैब्रिक इज टेक्सटाइल, तो हमारे पास 100, 100 50, देखो ये 50 50 अलॉट करोगे, इसको 50 50 अलॉट करोगे, इसको 100, इसको 50 और 100, यहाँ पे 100 100 आ रहा है, तो हम कैसे जा सकते हैं 50 100 से, 100 50 से कैसे जा सकते हैं 100 100 पे? तो हमारे पास 1 और 2, ठीक है। खुद से कर लेना, 57 भी, 58 भी, 59 भी, और चलो 60 बता देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग तो नहीं है इसमें। ठीक है, पहले तो ये डिसाइड करने की कोशिश करा करो कि भाई हमारे पास पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो देखो, ये मेरे पास जी से यहाँ आ रहा है, और ये मेरे पास जी यहाँ पे आ रहा है ना, और ये मेरे पास जी यहाँ पे आ रहा है, तो हर पांच में मेरे पास जी दिख रहा है मेरे को, हर पांच में मेरे को जी दिख रहा है ना। जब हर पांच में मेरे को जी दिख रहा है, तो अब मेरे पास एक तो फॉलो हो गई कि भाई यहाँ पे तो जी आ रहा है मेरे पास, और जी आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है साला, ये तो मेरे पास, ये तो गजब हो गया भाई। हाँ, पर देख तो लेते हैं। ASONG, अच्छा ए को बी में बदल दिया, BSONG, तो यहाँ पे CSONG, यहाँ पे DSONG, ठीक है। तो बन तो गया हमारे पास, ठीक है। तो भाई ये रीजनिंग वाला सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है ना। अब नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, कोई इंग्लिश इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको जीके वाले क्वेश्चंस में बताता हूँ, नहीं तो यार खुद से कर लेना दूसरा सेक्शन, तो है ना, इतना नहीं बैठा जाता है ना। तो भाई थैंक यू सो मच। और देखो मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखो भाई, देखो ओलाई बोर्ड में हमने कुछ, जैसे मैं कहूँ तो हमने कुछ, जैसे कि जो अनसर्टेनिटीज है ना, जो अनसर्टेनिटीज पिछली बार हमने ऑब्जर्व करी थी, यदि आपके भाई 320 और 310 नंबर आ रखे हैं ना, तो भाई एक बार हमको बताना जरूर, हमारे टेलीग्राम चैनल रेलिवेंट मॉक्स एसएससी, रेलिवेंट मॉक्स एसएससी के जो ग्रुप बना रखा है हमने, उसमें आप अपने मार्क्स भेजना, हमको शेयर करना, है ना। और अपनी रैंक भी शेयर करना उसके साथ साथ, कि भाई इतने मार्क्स पे कितनी रैंक आ रही है, ठीक है। और उसके बाद जो अनसर्टेनिटी आ रही है ना, कि भाई आपके इतने मार्क्स आने के बाद भी आपकी रैंक इतनी कैसे आ रही है, तो भाई हम उस अनसर्टेनिटी को आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड टेक केयर। और भाई देखो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि भाई एग्जाम पास आ गया है, और यही 12 13 दिन डिसाइड करने वाले हैं कि भाई आपका 2025 कैसे जाने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, और बाय।